माना कि एक अखबार हूं मैं, माना कि एक अखबार हूं मैं, मेरी क्या औकात है, लेकिन इस पूरे मार्केट में आग लगाने के लिए अकेले ही काफी हूं। और आप लोगों के काफी भारी डिमांड पर आज केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ही लोग खातिर लेके आइल बनी। एह में हम केमिस्ट्री के ऐसा 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जवन तो लोग के एग्जाम में आवे के संभावना तो बहुत ज्यादा बढ़ रही बा, बट तो लोग के याद ना करे के पड़ी, खाली वीडियो देखे के पड़ी। वीडियो देखला के बाद तो लोग के दिलो दिमाग में आराम से पूरा फिट हो जाएगा ना कि क्वेश्चन क्या होता है क्या नहीं होता है। खाली आप लोग वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। जब बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो इस सीने में। और केमिस्ट्री में आग लगाने के लिए आपका भाई आ गया है उसी अंदाज में। बस तो लोग क्या करेगा, खाली वीडियो देखे के बाद ओकरा बाद सारा क्वेश्चन तो लोग के दिमाग में हम फिट कर देम। बस खाली ध्यान से देखा जाए, बुझा खाली ध्यान से। और तो लोग यदि मास्टर पीडीएफ लेवे के बा ना, लेके बस एकरा के पढ़ही के बा, इतना समझा जा। केमिस्ट्री में तो लोग के बढ़िया नंबर लेके आवे के बा, केमिस्ट्री में चाहता हो जा कि ना हम बढ़िया स्कोर करी तो मास्टर पीडीएफ लेके पढ़ही के पड़ी। क्योंकि मास्टर पीडीएफ जानते हैं आप लोग का दिए हैं, आप लोग को सब कुछ दिए हैं, 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या दिए नहीं है। एग्जाम तक जवन जवन तो लगा इंपॉर्टेंट हो ना उ सब दे, बुझा गई ना। बस खाली तो लोग लेके पढ़े के बाद तो ये आप लोग ले लेंगे। 49 रुपया का ही मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, एक एक का नहीं, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा। और में आराम से ले लेंगे। एक सब्जेक्ट का 49 रुपया है, जो मतलब जितना लेंगे 49 रुपया देना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा तो जाइएगा प्ले स्टोर पे, स्टडी विथ डेडिकेशन से सर्च मारिएगा, ऐप पोस्ट में SWD लगा दीजिएगा, सर्च मारिएगा, ऐप आ जाएगा। जो चैनल का लोगो है वही ऐप का लोगो है, जाइएगा बस वहां से आप लोगों को मिलेगा। और खूब कबार के पूरा पीडीएफ रिवाइज कर जाइए। यहां आप लोग को हम समझा देंगे, दिलो दिमाग में उतार देंगे। अब बस अपने से क्या करना है कि पीडीएफ को रिवाइज करना है, पीडीएफ को रटा नहीं मारना है। यह वीडियो में आप लोग को सब कुछ समझाएंगे कि कैसे याद करना है क्या नहीं करना है। रिवीजन के लिए आप लोग को पीडीएफ दे रहे हैं, समझ गए ना। रिवीजन के लिए कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर तो लोग कांटेक्ट मतलब आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब पहले का सवाल आप लोग एकदम स्क्रीन पर आता है कि इकाई सेल क्या है। इकाई सेल, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसका इंग्लिश होता है व्हाट इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, ये तो लोग के एग्जाम खातिर बहुत इंपॉर्टेंट बा, VVI बा। एकरा क्वेश्चन तो लोग याद करिए लेवे के बाद। देखो जा का बा कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। कहे का मतलब है कि जौन तो लोग के घर देख ले वो जाना, मान लो तो लोग घर बनल बा तो घर का ईटा के बार बार रिपीटेशन से बनल बा। तो ईटा का हो गई तो लोग पूरा घर खातिर यूनिट सेल हो गई, इकाई सेल हो गई, खत्म। बुझा गई ना का होला। इकाई सेल किसे कहते हैं, मतलब मान लो कि एगो बड़का चका क्रिस्टल बा तो बड़का चका क्रिस्टल के निर्माण एगो छोटा सा वस्तु के बार बार रिपीटेशन से भइल बा। जैसे हमनी के घर बनला तो घर में का होला, ईटा के बार बार रिपीटेशन होला हमनी के, तब जाके हमनी के बड़का चका घर एगो बन पाएला ना। तो ईटा का हो गया हमनी के छोटी सी इकाई हो गई। और ईटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे। पूरा समझ में आ गया। यही आप लोग को हम यहाँ पर लिख के बता दिए हैं, एकदम शॉर्ट में आप लोग को समझा दिए हैं कि इकाई सेल क्या होता है। आप लोग आराम समझ गए हैं। एग्जाम में आई तो लोग लिखिए दे जा, तो लोग हाथ ऑटोमेटिक लिख दी ना लिख हो जाता। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, ZNO, ठीक है ना। ठंडा में उजला होता है एवं गर्म करने पर पीला होता है, व्याख्या करें। अब देखिए मतलब ये देखिए ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड को ठंडा में उजला मतलब ताप में कमी करते हैं तो ससुरा ही उजला हो जाता है, और गर्म करते हैं तो पीला होता है। अब एकरा में क्या कहानी है, तो एकरा में कहानी ये है ना कि मतलब जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो एकरा में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, समझ गए ना। ऑक्सीजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा मतलब जब ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा, ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा, ऑक्सीजन बेचारा बाहर चल जाएगा। तब ऋणायनों के रिक्त स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा अध्यासित हो जाते हैं, मतलब भर जाते हैं, जो दृश्य क्षेत्र से प्रकाश अवशोषित करके पूरक रंग जैसे पीले रंग का विकृत करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जिंक ऑक्साइड को हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमको आग लगाना पड़ेगा। आग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन तो चल जाएगा आग लगाने के लिए, अब ऑक्सीजन तो खाली हो जाएगा।
जाएगा। अब ऑक्सीजन का तो स्थान खाली हो गया ना, और वही स्थान में खाली होगा ना तो ओकरे जगह यह पीला रंग देता है। समझ में आ गया? यह पीला रंग गर्म करने पर पीला रंग क्यों करता है? क्योंकि गर्म करेंगे तो ओकरा में आग लगाने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, और जब ही हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा, और ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, तो फिर ओकरे स्थानों पे क्या हो गया? यह पीला रंग का अवक्षेप दिखाने लगेगा। समझ गए ना? तो यही होता है। और ठंडा में क्या रहेगा? यह ठंडा में हमनी के उजला रहेगा। पूरा याद हो गया ना? कि आप लोग अब आराम से लिख दीजिएगा कि जिंक ऑक्साइड ठंडा में उजला होता है और गर्म करने पर पीला क्यों होता है। आप लोग पूरा बढ़िया से समझा दिए, ठीक है ना? एकरा में अब आप लोग ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम आराम से याद रखना है कि गर्म करने पर पीला क्यों होगा। क्योंकि गर्म करने पर पीला इसलिए होगा क्योंकि गर्म करने के लिए हमको तो आग लगाना पड़ेगा। आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यह ऑक्सीजन ले लेगा तो फिर ऑक्सीजन बचेगा नहीं, तो फिर ओकरा स्थान पे क्या होगा? यह पीला पीला रंग जैसा दिखने लगेगा। रिक्ति स्थान जो होगा ना, वही रिक्त स्थान जो होगा ना, वह पीला रंग का दिखने लगेगा। तो वही होता है। चलिए, ये समझ गए होंगे बाबू। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? ध्यान से समझिए क्या होता है, तो लोग आराम से समझा देते हैं। बुझा गया ना? ध्यान से देखिए जा कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब तो लोग हम समझाओ तनी अपना स्टाइल में का होला। मान लो कि तो लोग एक लोटा पानी ले लेबो जा, चाहे मान लो एक बाल्टी पानी ले लेबो जा, ओकरा के धूप में रखल है, ओकरा में भी कुछो नहीं खजा मिलैले, एकदम शुद्ध पानी बाबू। एक बाल्टी पानी ले लो जा, ओकरा के एकदम घामा में रख दे जा, ओकरा में भी कुछो नहीं खजा मिलैले। तो अब बताओ एक घंटा में कितना पानी उड़ी? मान लो आधा लीटर चाहे 1 लीटर, मान लो कि 1 लीटर उड़ी एक घंटा में। यदि उहे पानी में हम नमक मिला दी आधा किलो, चाहे चीनी मिला दी 1 किलो, तो का एक घंटा में फिर उतने पानी उड़ पाई? ना उड़ पाई, ओकरा से कमे पानी उड़ी। काहे? एकर का बा रीजन? एकर रीजन इहे बा कि चीनी के छोटा छोटा जौन कण बा, चाहे नमक मिलाइम तो जौन ओकर कण बउए उ पानी के ऊपरी सतह पर भी आ जाई, जौन का करी उतना पानी के ना खींचे दी, यानी वाष्प दाब हमनी के कम कर दी। आ एकरे के कहल जाला वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। पूरा तरह से तो लोग याद हो गइल बा कि आपेक्षिक अवनमन का होला, एकदम याद हो गइल होई। उहे ये लिखल बाबू कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में, विलायक मतलब मान लो कि एक बाल्टी पानी में, ठीक है ना, एक बाल्टी पानी में हम चीनी मिला देनी चाहे नमक मिला देनी, तो ओकर वाष्प दाब में क्या हो जाई? वाष्प दाब में हमनी के कमी आ जाई, और ओकरे के हमनी के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब बताइए, बच्चा लिख देगा ना कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ये हो गया। आगे चलते हैं बाबू, ये आप लोग समझ गए होंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो लोग कैसे हूँ कंप्लीट करिए लेवे के बाद, कैसे हूँ बुझा गई ना, एक कंप्लीट कर लेवे के बाद आई पीडीएफ तो लोग एकदम पूरा इहे फॉर्मेट पे, ठीक है ना, तो लोग ऐप पर मिल जाई, जाके सिर्फ रिवाइज करते रहना है आप लोगों को, ठीक है ना। लिख के ये आप लोग को फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है ना। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलयन में विलय की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये आप लोग को यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ नोट में भी आप लोगों को यह लिख दिए, ठीक है ना, कि जब विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो वाष्प दाब अधिक होता है। शुद्ध अवस्था मतलब क्या? कि जब तो लोग बाल्टी में एक बाल्टी पानी ले लेबो जा आ कुछ नहीं खजा मिलावत, तो ओहिजा ओकर वाष्प दाब ज्यादा रही, पानी जल्दी जल्दी उड़ी, पानी का होई जल्दी जल्दी उड़ी। लेकिन उहे पानी में नमक मिला देबो जा, चीनी मिला देबो जा, तो पानी उतना जल्दी ना उड़ी, पानी के उड़े में थोड़ा सा समय ज्यादा लगी, यानी वाष्प दाब क्या हो गई? हमनी के कम हो गई, ठीक है ना। यानी 1 घंटा में उड़त रहे पानी 1 लीटर, तो अब 1 घंटा में आधा लीटर ही पानी उड़ी, तो वाष्प दाब में हमनी के कम हो गई, प्रेशर कम हो गई। तो ये करे हमनी के कहल जाला, जौन तो लोग हम लिख देले बानी। अब आओ जा उल्टा प्रासरण, ठीक है ना। अब उल्टा प्रासरण का होला? अब उल्टा प्रासरण का होला? ध्यान से देखो, प्रासरण सबसे पहले होला का? प्रासरण होला कि कोनो अर्ध पारगम झिल्ली से, ठीक है ना, मान लो कि एगो विलयन बा, तो विलयन में से विलायक के कण चुपचाप निकल जाई, तो ओकरा कहल जाला हमनी के प्रासरण। लेकिन अब उल्टा प्रासरण का होला कि अब मान लो का हो गेल कि शुद्ध विलायक के विलयन की ओर जाए लगल, तो एकरा कहल जाला उल्टा प्रेशर, बुझा गेल ना, उल्टा प्रासरण। कहे का मतलब ई हुए कि मान लो कि
आप लोग को मान लीजिए आप लोग कलम में लिखते हैं, इसे लिखते हैं ना, तो स्याही कहाँ रहता है, नीचे की ओर रहता है। लेकिन आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आप लोग कभी पेन को ऐसे कर देते हैं तो स्याही पूरा एने आ जाता है, मतलब उसका बहाव उल्टा हो जाता है। तो प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण में हमनी की यह होता है ना कि विलयन में जौन विलायक होता है, यह मान लीजिए कि हमनी के अर्ध पारगम झिल्ली है, क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली है। तो विलयन से इस अर्ध पारगम झिल्ली से हमनी के विलायक ही पार होता है। क्या होता है, हमनी के विलायक ही पार होता है और इन्हें हमनी के विलायक आ जाएगा। लेकिन हम लोग इतना प्रेशर देंगे, ठीक है ना, इतना प्रेशर चाहे ऐसा क्रिया जौन विलायक अर्ध पारगम झिल्ली से पार होके लगे, ठीक है ना, मतलब विलयन में से विलायक पहले पार होता था, इसको बोलते हैं प्रासरण। मतलब किसी विलयन में से विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली को पार करते हैं ना, तो एक हमनी के प्रासरण बोलते हैं। लेकिन उल्टा प्रासरण क्या होता है कि शुद्ध विलायक अब शुद्ध विलायक विलयन की ओर जाने लगेगा, ठीक है ना, शुद्ध विलायक अर्ध पारगम झिल्ली से विलयन की ओर जाने लगेगा, तो इसको बोलते हैं उल्टा प्रासरण। पूरा तरह से तो लोग याद हो गई। और बाबू यहाँ लिखे हैं कि यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलयन से परिगमन करने लगता है और यह प्रक्रिया प्रतिलोम प्रासरण कहलाती है। इसका उपयोग जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। समझ गए ना, तो आप लोग को उल्टा प्रासरण समझ में आ गया ना क्या होता है। यानी प्रासरण जो होता था तो हम लोग इतना मतलब ओकरा से अधिक दाब, ठीक है ना, ओकरा से अधिक दाब हम लोग देंगे ना तो उल्टा काम करने लगेगा, तो इसको हम लोग यह बोलते हैं। ये हो गया है, आप लोग समझ गए होंगे बाबू। आगे चलते हैं, हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग का व्हाट इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग के लिए लिख ला दिए हैं। आराम से बस तो लोग रिवाइज करते रहेगा बाद, तो लोग पढ़ते रहेगा सब कुछ तो लोग हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे चलते हैं। अभी देखिए, अब देखिएगा 5 नंबर क्या है, एजियोट्रोफिक मिश्रण किसे कहते हैं, समझ गए ना। एजियोट्रोफिक मिश्रण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जिसमें यहां देखिएगा परिभाषा में क्या लिखा है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ होते हैं, जिसका क्वथनांक स्थिर होता है और जिसके वाष्प की संरचना तरल के समान होती है, जो एक निश्चित दबाव पर एक स्थिर तापमान पर उबलता है। अब देखिए एजियोट्रोफिक क्या है ना कि हमनी के 2 गो या 2 गो से ज्यादा ऐसा पदार्थ के मिश्रण है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम लोग एजियोट्रोफिक मिश्रण जानते हैं किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 2 गो पदार्थ लेंगे या 3 गो लेंगे, 4 गो लेंगे, लेकिन 2 गो से ज्यादा लेंगे, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो लेंगे। और ऐसा पदार्थ लेंगे ना कि जौना के मिलाने से, ठीक है ना, जौना के मिला देंगे ना तो मिलाने से जौन एगो पदार्थ बनेगा उस समान ताप पर उबलना चाहिए, ठीक है ना, एकदम समान ताप पर। वही यहां लिखा है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ लिक्विड होना चाहिए, जिसका क्वथनांक एकदम फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, जिसका वाष्प की संरचना तरल के समान होती है। यानी उसको मिला देंगे और मिलाने के बाद जब गरम करेंगे तो क्या में बदलेगा, वाष्प में। तो जैसी उसकी वाष्प में मतलब वेपर में वाष्प में जैसा उस संरचना उसका होगा वैसी ही संरचना और लिक्विड में भी होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। जैसा वाष्प का संरचना वैसे ही तरल का संरचना। जब ये दोनों सेम होता है और समान ताप पर उबलने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोफिक मिश्रण, ठीक है ना। यही लिखा है समान होती है जो एक निश्चित दबाव और एक स्थिर तापमान पर उबलने लगता है और तरल और वाष्प दोनों चरणों में समान एकाग्रता, मतलब जैसन तरल में दिखी वैसन के वाष्प में देखिए। मतलब बोले ना कि मतलब जैसन उसका तरल में फिगर होगा, जैसन उ तरल में दिखी वैसन के उ वाष्प में देखी, एकरे के कहल जाला एजियोट्रोफिक मिश्रण। बुझा गेल ना। मतलब 2 गो या 2 गो से ज्यादा ऐसा पदार्थ के मिश्रण जिसकी संरचना तरल में तो होगी लेकिन तरल में जैसा दिखेगा वैसन के वाष्प में दिखेगा, तो इस सारे मिश्रण को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोफिक मिश्रण बोलते हैं। टोटल तो कब याद हो गई बाबू। ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है कि व्हाट इज कॉल्ड एजियोट्रोफिक मिश्रण, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग का सब कुछ इसमें समझा दिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आर्हेनियस का समीकरण। अब आर्हेनियस का समीकरण जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोनो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया कोनो तेज होता है, कोनो धीमा होता है, कोनो एगो समान दर से होता है। तो उसका जो स्पीड होता है तो उसके स्पीड में एगो हमनी के इक्वेशन दिया गया आर्हेनियस
जी के नाम से दिया गया और उसी इक्वेशन को कह दिया गया कि यह आर्हेनियस का समीकरण है। तो यह समीकरण किसमें दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया के गति के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया कितना स्लो है, कितना फास्ट है, इस प्रकार का रहता है। तो ओकरा में हमनी के एगो इक्वेशन निकाला गया है और एकरे के हमनी के बोलते हैं आर्हेनियस का समीकरण। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक क्रिया में ताप आणविक गति की माप होती है, अतः क्रिया के ताप में वृद्धि से क्रिया गति की ऊर्जा में वृद्धि होती है और क्रिया गति की ऊर्जा में वृद्धि होने से क्रिया गति में तीव्रता आती है। ठीक है ना, बात वही है कि यदि एनर्जी में वृद्धि होगा तो गति भी बढ़ेगा। जैसे आप लोग दौड़ रहे हैं, एनर्जी कम है, तुरंत ला के आप लोग को पिला देंगे एनर्जी वाला, ठीक है ना, एनर्जी वाला ड्रिंक आप लोगों को देंगे तो आप लोगों में एनर्जी आ जाएगा, तो आप लोग और ही तेज दौड़ने लगिएगा। तो वह सिंपल बात है कि एनर्जी आएगा तो गति और ही तेज हो ही जाएगा। ये हो गया। तो जैसे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार पर ताप हो गया, संक्रियण ऊर्जा के साथ क्रिया गति में वृद्धि के साथ, ये सारे इक्वेशन दिए गए हैं जो कि हमारा K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस ए बटा में RT है। तो यह किसका इक्वेशन है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया में जो गति होता है ना, वह गति में क्या है, वह रिलेशन बताता है K इक्वल टू A इंटू ई के पावर माइनस ए बटा में RT। यहाँ K आप लोगों का क्रिया गति स्थिरांक है, A हमनी के समानुपाती स्थिरांक है और हमनी के ये संक्रियण ऊर्जा है, T ताप है, R गैस नियतांक है। ये सारे चीजें हैं, हो गए हैं, ठीक है ना। R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, हमने को हो गया, ठीक है ना। तो वही सारा चीज बाबू आप लोग को यहाँ पर हम लिखे हैं जो कि सारा PDF में मिल जाएगा। देखिए यहाँ बोले ना K इज एक्शन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, सब आप लोग के लिख ला दिए हैं। अब आइए अधिशोषण, ठीक है ना। अधिशोषण और अवशोषण क्या है, ध्यान समझिए, समझ गए ना। अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है, आप लोग देखिए अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि अधिशोषण किसी भी वस्तु के सतह पर होता है, समझ गए ना। क्या होता है, सतह पर। जैसे आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए कोनो मिठाई होता है, कोनो मिठाई आप लोग, और मिठाई का नाम हमको याद नहीं है, बट आप लोग मिठाई देखे होंगे कि मिठाई बनाएगा और ओकर ऊपरवा सतहिया पे कुछ कुछ मक्खन लगा देगा ना, तो वह होता है अधिशोषण। अवशोषण क्या होता है कि आप लोग जिलेबी देखे हैं ना, जिलेबी क्या करता है कि जिलेबी छानेगा और ओकरा चीनी के रास्ता में डालेगा, तो जो चीनी वाला जो रास्ता है, ठीक है, जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं, वह जिलेबी के अंदर भी चल जाता है, सतह पे भी रहता है और अंदर भी चल जाता है, तो वह हमने को अवशोषण होता है, समझ गए ना। अवशोषण मतलब क्या कि दो पदार्थों का मतलब कि आंतरिक मिश्रण भी होगा, मतलब वह अंदर भी जाएगा, ठीक है ना, अंदर भी वह प्रवेश कर जाएगा। अधिशोषण में क्या रहता है, खाली सतह पे रहता है, समझ गए ना। तो अधिशोषण सतह वाली घटना होता है, अवशोषण थोड़ा आंतरिक वाला होता है। जिलेबी याद रखिएगा क्योंकि जिलेबी में रासा अंदर भी जाता है। रसगुल्ला भी याद रख सकते हैं, रसगुल्ला भी क्या होता है कि उसके अंदर रासा रहता है ना, तो रसगुल्ला भी हमनी के हो जाएगा। तो अधिशोषण हमने के वो पृष्ठीय घटना है और शोषण हमने के क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान में होता है, मतलब सतह पर भी रहेगा, सतह के अंदर रहेगा, समझ गए ना। अवशोषण याद रखिएगा, अवशोषण अंदर रासा अंदर जाएगा, ठीक है ना, जिलेबी का रासा याद रखिएगा। तो अवशोषण हमने के हो जाएगा अंदर वाला, अधिशोषण हो जाएगा पृष्ठीय वाला, समझ गए ना। और वही लिखे हैं कि पदार्थ केवल पृष्ठ पर ही ग्रहण करता है, यह अंदर नहीं जाता है, लेकिन यह समान रूप से यह अंदर जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग जैसे फुलौरा देखे हैं, फुलौरा तो आप लोग खाए होंगे। फुलौरा में क्या होता है, ये आप लोग कभी कभी कहते हैं कि फुलौरा बहुत बढ़िया से फूल गया है, फुलौरा बढ़िया से फूल गया है। एकरा मतलब क्या कि जो रासा है वह रासा पूरा तरह से सगरी चारों तरफ एकदम बट गया है। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि फुलौरा के बीच में गिल्टी रह गया है, रासा बढ़िया से नहीं घुसा है, ठीक है ना। तो वह रासा बढ़िया से कभी कभी नहीं जाता है नो, तो वह दिक्कत हो जाता है। यदि रासा पूरा बढ़िया से चल गया तो एकरा मतलब कि वह अवशोषण हो गया, समझ गए ना। मतलब पूरा समझिए कि फुलौरा फूल गया बढ़िया से तो वह अवशोषण हो गया, और नहीं फूला तो समझिए कुछ कमी हो गया, समझ गए ना। तो अवशोषण में क्या होता है, पूरी तरह से हर एक जगह समान रूप से इसका रासा चल जाएगा, ठीक है ना, मतलब यह चल जाएगा अंदर।
ये हमनी के हो जाएगा बाबू, आप लोग समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए, अब देखिए हमनी के क्या होता है ना, देखिए ये हम लोग का जो होता है अवशोषण, ये समान दर से होता है, ये धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, धीरे धीरे। जैसे आप सोचिएगा कि मान लीजिए कि हम जिलेबी बनाए हैं, जिलेबी चाहे रसगुल्ले बनाए चाहे फुलौरे बनाए हैं, अब 1-2 मिनट के अंदर में मैं रास्ता चल जाऊँ अंदर, ऐसा नहीं होता है। यह समान दर से एकदम, मतलब जितना इसका स्पीड होगा ना, समान दर से सारी सतहों पर जाएगा, समान दर से, ठीक है ना। यहां पर इसका स्पीड कम बेसी नहीं होता है, समझ गए ना, इसका स्पीड कम बेसी नहीं होता है, यह समान दर से सतह पर जाता है। लेकिन यह हमनी की जो अधिशोषण होता है, ये शुरुआत में तेज रहेगा, शुरुआत में क्या रहेगा, तेज रहेगा, लेकिन लास्ट में दम तोड़ देगा, धीमा हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन यह समान रूप से होता है। वही आप लोग का यहाँ लिखा है कि प्रारंभ में तीव्र होता है और साम्यावस्था पर मंद हो जाता है, लेकिन यह समान दर से हमनी के होता है, आप लोग के लिए लिख दिए हैं। चलिए इंग्लिश में आ जाइए। यहाँ बोले हैं ना, दिस इज अ सरफेस फेनोमेनन, ये क्या होता है, टोटल मास में हमनी के होता है, और ये हमनी के अंदर भी होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्वांटिटी वेदर सॉलिड और लिक्विड, ये हमनी क्या होता है, टोटल अंदर होता है, लेकिन यह सरफेस पर होता है। और ये हमनी के क्या होता है, ये हमनी के समान दर से होता है, ये हमनी के समान दर से नहीं होता है। चलिए अब यहाँ ये समांग उत्प्रेरक। अब समांग उत्प्रेरक क्या है, समांग उत्प्रेरक आप लोगों को समझाते हैं, समांग और विषमांग। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि दही बनाना है, दही बनाना होता है तो क्या करते हैं, दही बनाना होता है तो आप लोग दूध में क्या डालते हैं, दूध वाला ही पदार्थ डालते हैं, थोड़ा सा माठा उठा कुछ डाल देंगे, चाहे वही डाल देते हो, जम जाता है, मतलब उसी नेचर का डालना होता है। तो जब देखिए, जब हमनी के अभिकारक और ओकरा में जो पदार्थ डालेंगे वह एक ही नेचर का होगा, और उनसे बनने वाला जो पदार्थ होगा वह भी उसी नेचर का होगा, तो एकरा को बोलते हैं समांग उत्प्रेरण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, समांग। अब विषमांग में क्या होता है कि अभिकारक कुछ औरी है, उत्प्रेरण कुछ औरी है, और रिजल्ट ससुरा कुछ औरी है, ठीक है ना। तो ऐसा केस में क्या होता है, विषमांग होता है। समांग में देखिए नामे में है समांग, मतलब समांगी उत्प्रेरण, मतलब ऐसा उत्प्रेरण जो समान होके, तो केकरा समान होगा, उत्प्रेरण डलाता कहां है, तो अभिकारक में। उत्प्रेरण डलाता कहां है, अभिकारक में, यानी अभिकारक के जैसा ही उत्प्रेरण होगा तो उस उत्प्रेरण को बोलते हैं समांग उत्प्रेरण। अभिकारक कुछ औरी है, उत्प्रेरण कुछ औरी है, तो एकरा को बोलेंगे विषमांग। समझ गए ना, क्या बोलेंगे, विषमांग। समझ में आ गया क्या होता है, समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण आप लोग समझ में आ गया क्या होता है। समांग उत्प्रेरण मतलब क्या, कि अभिकारक और उत्प्रेरण सेम रहेगा तो ओकरा को बोलेंगे समांग उत्प्रेरण, चाहे समांगी उत्प्रेरण। विषमांगी में अभिकारक कुछ और ही रहेगा, उत्प्रेरण कुछ और ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। आप लोग के लिए यहाँ सब कुछ समझा दिए हैं। चलिए यहां आप लोग का इंग्लिश मीडियम है, सब समझाइए दिए ना कि क्या आप लोग का होता है। अब चलिए, अब अपोहन किसे कहते हैं। अब अपोहन भी आप लोग के एग्जाम में कभी काल पूछ ही लेता है, इसलिए आप लोग को यहां लिख दिए कि अपोहन क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, अपोहन को हम लोग डायलिसिस भी कहते हैं, एग्जाम में डायलिसिस भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है। तो डायलिसिस देखिए क्या होता है कि रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। कृत्रिम विधि मतलब मानव द्वारा एक ऐसी विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति को वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कोनो आदमी के गुर्दा उर्दा का सही से काम नहीं करता है, तो ओकरा के आप लोग कहीं देखे होंगे, वो हॉस्पिटल में बोलता है कि डायलिसिस करना है, तो डायलिसिस उसी को करते हैं जिसका गुर्दा उर्दा थोड़ा सा काम नहीं करता है, तो ओकरे में इसका हमन के उपयोग करते हैं। रक्तचाप हो गया, मधुमेह के रोगी, इस सब से ज्यादा होता है, तो इसमें इस सब का उपयोग हम लोग करते हैं। ये हो गया। अब चलिए अगला सवाल हम लोग का आ गया है एल्युमिनियम के दो अयस्क, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम गारंटी बाबू, एकदम याद रखिएगा। एल्युमिनियम के दो अयस्क का नाम आप लोग एग्जाम में पूछना तय है, और उसका रासायनिक सूत्र भी आप लोगों से पूछबे करेगा। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम के दो अयस्क, एगो बॉक्साइट होता है, एगो क्रायोलाइट होता है। लेकिन जो बॉक्साइट होता है बाबू लोग ना, ये सबसे ज्यादा फेमस है। यह भी आप लोगों से पूछ सकते हैं एक नंबरिया में ना, कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, प्रमुख मेन अयस्क कौन है। तो जैसे बता सकते हैं कि बॉक्साइट, ठीक है ना, बॉक्साइट आप लोग बता सकते हैं। तो प्रमुख मतलब यह होता है ना कि एल्युमिनियम में जो सबसे मेन भागीदारी है, जो सबसे नंबर 1 पे रहता है, वो हमने
हमनी के बॉक्साइट होता है। तो एल्युमिनियम के दो गो अयस्क, एगो बॉक्साइट होता है, एगो क्रायोलाइट होता है। लेकिन एकरा में पूछेगा ना कि सबसे प्रमुख कौन है, तो बॉक्साइट बताना है। ये हो गया। चलिए अब इसका रासायनिक सूत्र आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। देखिए Al2O3 2H2O आप लोग याद रखेंगे, एक नंबरिया में भी सवाल ये सब बनते हैं। अब यहाँ क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट का भी याद रख लेंगे। सोडियम सोडियम मतलब Na3, एल्युमिनियम F6 होता है। तो ये हमने के एल्युमिनियम के हमने के हो गए हैं बॉक्साइट, सॉरी एल्युमिनियम के अयस्क हो गए हैं। तो ये 10 सवाल तो लोग याद करवा दे बानी। उम्मीद है कि तो लोग सब कुछ याद हो गई हुई। तो हम लोग मिलते हैं बाबू लोग एक और बेहतरीन क्लास में, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। केमिस्ट्री का यह सब्जेक्टिव का तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। यह केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव का तीसरा वीडियो है, याद रखिएगा। 2 को डाल दिए हैं, यह तीसरा वीडियो है। यह तीसरा वीडियो भी प्लेलिस्ट में ऐड होगा, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। यह तीसरा का वीडियो हम केमिस्ट्री का बनाए हैं। आज जल्द से जल्द मास्टर PDF को लेंगे और अपने तैयारी को बेस्ट करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।